तो यहाँ पृष्ठ बना लीजिए, हम वस्तु को रख रहे हैं विरल माध्यम में। वस्तु कहाँ रख रहे हैं? विरल माध्यम में, यानी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे, इसमें एक क्या लगाएंगे? 1 करिए रोमन अंक में। नंबर फर्स्ट, जब वस्तु विरल माध्यम में, विरल माध्यम में स्थित हो। अब वस्तु विरल माध्यम में है तो कितनी कंडीशन हो सकती है भाई? इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है। प्रतिबिंब या तो वास्तविक बनेगा या तो आभासी। ठीक है, और दिखाते हैं दोनों कंडीशन जल्दी। ये कौन सा पृष्ठ है बताइए? अभी अभी ऐसे कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा, और अगर ऐसे कर दिया तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ वस्तु रखा गया, ये कौन सा माध्यम है? विरल। इसका अपवर्तनांक मान लीजिए n1, और ये इसका अपवर्तनांक मान लीजिए। तो इस गोले को अगर मैं पूरा करूं, इसका सेंटर इधर आएगा। गलत कह रहा हूं? ऐसे बनाएंगे गोला तो सेंटर इधर आएगा। अब यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, यहाँ से किरण चली, जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु का नाम ए। सी को ए से मिला के एक लाइन लीजिए, CAN। यही हमारा क्या हो गया? अभिलंब न। अब देखो प्रकाश किरण किधर जा रही है? विरल माध्यम से, तो किधर की ओर जा रही है? सघन माध्यम की ओर। अभिलंब पर इस आपकी किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसको आई से दिखाते हैं। यहाँ किससे दिखाते हैं? आई से। तो ये वाला कोण तो आई हो गया। अब प्रकाश किरण क्या होगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो सीधे तो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये सीधे जाएगा नहीं ना। यह क्या करेगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यही नियम है ना, विरल माध्यम सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो झुकने के भी इसके 2 नियम है। हल्का सा झुक गया या ज्यादा झुक गया। ज्यादा झुक जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? वास्तविक। और अगर हल्का सा झुकेगा, ये मान लो झुका है, ये ऐसे पीछे आएगा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। मेरी बात समझ में आई या फिर से समझाई? तो समझ में आया। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1, यहाँ देखो, जब वस्तु विरल माध्यम में हो और प्रतिबिंब कैसा बने? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बने? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रकाश किरण ज्यादा झुक जाएगी। देखो ये देखो, ये वाला कोण बनेगा आई। देखो अभिलंब के द्वारा आपकी किरण पर जो कोण बनता है आई, और ये अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब पर जो कोण बनेगा आर। जो वस्तु होता है, वस्तु ये मुख्य अक्ष पर कोण बनाएगा अल्फा, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लिया जाता है। प्रतिबिंब द्वारा जो कोण लेते हैं वो बीटा, और ये लेते हैं गामा। कहेंगे सर गामा इधर नहीं बनेगा। आप लोगों को अभी एक चीज बता रहा हूँ, याद रखिएगा, न्यून कोण ही लीजिएगा। न्यून कोण मतलब ये वाला, देखो इधर वाला कोण ज्यादा है, इधर वाला कोण कम है, ये अल्फा। ये वाला कोण कम है, न्यून कोण, ये गामा, और यहाँ पर न्यून कोण। ठीक है, आने वाली किरण के द्वारा अंदर की ओर बनेगा कोण, बाहर मत बना देना पागलों, न्यून कोण बनेगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, तो इसके अंदर हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे? नंबर 1, जब प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक हो। ठीक है, ये रहा हेडिंग। हेडिंग के अंदर हेडिंग के अंदर हेडिंग। ठीक है, पहले हेडिंग उत्तल गोली पृष्ठ द्वारा, उसके अंदर जब विरल माध्यम में रखी गई वस्तु, उसके अंदर जब प्रतिबिंब वास्तविक। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसको निकालने के केवल कितने तरीके, इसके निकालने के कुछ चरण होते हैं। वो चरण मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको यही याद रखना है। नंबर फर्स्ट, स्नेल का नियम लगाइए। क्या लगाएंगे आप लोग? ये पहला नियम, पहला चरण हो गया। बराबर क्या होगा? n, और n का वैल्यू क्या होता है? n2/n1 बताया। नंबर 2, I तथा R का मान निकालिए। I तथा R का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 3, नंबर किसके रूप में निकलेगा? I तथा R का मान अल्फा, बीटा तथा गामा के रूप में। ठीक है, नंबर 3, अल्फा, बीटा, गामा का मान U, V तथा R के रूप में निकालना है। नंबर 4, प्राप्त मान
ओ स्नेल या चरण एक में से प्राप्त मान को चरण एक में रख कर हल कर लीजिए। बस आपको यही करना है, 4 चरण लगाने हैं। पहला चरण आपको स्नेल का नियम लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आई और आर का, इस फिगर की सहायता से आई और आर का मान निकाल लेना है। तो उसके बाद आई और आर का मान अल्फा बीटा गामा के रूप में आएगा, किसके रूप में, अल्फा बीटा और गामा के रूप में। फिर आप तीसरे चरण में अल्फा बीटा गामा का मान यू वी और आर के रूप में निकालेंगे और जो प्राप्त मान होगा उसको स्नेल लॉ में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ, क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ लंब डाल देंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे यम, ठीक है। अब मेरी बात सुनो उसके बाद, प्रकाशिक केंद्र से यम की दूरी क्या कहलाएगा, प्लस में है ना, इस पर रहेगा। प्रतिबिंब से यम की दूरी बी, और यहाँ वस्तु है, वस्तु से यम की दूरी यू, लेकिन ये माइनस में रहेगा। बोलो भाई, ये हमने इस पर लंब डाला है तो ये वाला ऊंचाई लेंगे एच, कुछ भी ले सकते हैं, ये एच लेता हूँ, ठीक, समझ में आएगा ना? बोले माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु ओ यनमन अपवर्तनांक वाले विरण माध्यम में रखी गई है। माना कोई वस्तु ओ यनमन अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखी गई है। हो गया? अरे बोलो भाई, चलो ठीक है। ये जो अपवर्तन के पश्चात, जो अपवर्तन के पश्चात N2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जो अपवर्तन के पश्चात N2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, अब लिखो, आपकी क्रिया OA के बिंदु A से टकराकर के बिंदु A से टकराकर, हो गया, टकराकर सघन माध्यम में, सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब की ओर, सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुककर AB की ओर झुककर AI के रूप में अपवर्तित होती है। आपतित और अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब पर बने कोण क्रमशः I तथा R हैं। वस्तु O प्रतिबिंब I और प्रकाशिक केंद्र C के द्वारा मुख्य अक्ष पर बने कोण क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा है। अल्फा, बीटा तथा गामा है। अल्फा, बीटा तथा गामा है। अल्फा, बीटा तथा गामा। लास्ट लाइन लिखो, AM बराबर H, माना AM बराबर H। ये सब चीजें आपको समझनी है, लिखना नहीं है, परीक्षा में अगर नहीं लिखोगे तभी चलेगा।
बट लिखोगे तुम्हारा आधा आधा नंबर बढ़ जाएगा। ठीक, बार बार इसको बनाओगे फिगर अपने हिसाब से लिखोगे, समझ में आ जाएगा। तो हम स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल के नियम से क्या होता है भाई? स्नेल का नियम साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होगा? n2 अपान पढ़ा है आप लोगों ने। तो पतले लेंस के लिए साइन आई का वैल्यू आई के बराबर होगा, साइन आर का वैल्यू आर के बराबर होगा। यहाँ देखिए, ध्यान से हटा दें इसे, पीछे याद रखिएगा। यहाँ लिखेंगे पतले लेंस के लिए साइन आई के बराबर होगा तथा साइन आर के बराबर होगा। रख दीजिए यहाँ पर, ये हमारा आई हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n2 अपान समीकरण नंबर। अब आप फटाक से आई और आर का मान निकाल लीजिए इस फिगर से। तो देखो ये वाला कोण आई है, ये किसके द्वारा बन रहा है? एक किरण तो ये है, यहाँ पे आ रही है, और एक ये आ रहा है। तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में। इस फिगर को मैं यहाँ बना रहा हूँ और जल्दी से देखिएगा। सी यहाँ पर हो, ये वाला कोण आई, ये वाला कोण कितना है भाई? अल्फा, और ये वाला कोण कितना है? गामा। तो ये बाहरी कोण है क्या? आई बाहरी कोण है ना, आई बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा। गलत कहूं तो बताइएगा, आया नहीं? ये बाहरी कोण है ना, बाहरी कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। नेहा जी बताइए, आ रहा है? नहीं ना है तो बताना, हम फिर दोहरा देंगे, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में। ये तो हमारा हो गया, हमने आई निकाल लिया। आर भी निकालो। आर कहाँ पर बन रहा है? देखो फिगर में, ये इन दो रेखाओं के द्वारा बन रहा है। तो एक रेखा ना बोलो, किरण बोलो। एक किरण ये हमारे पास ए आई है और दूसरा ए सी है। तो फिगर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर आई और यहाँ पर सी। ये वाला कितना है? आर। ये वाला कोण क्या है? गामा, बाहरी है, ध्यान से देखिएगा। और ये वाला कोण क्या है? बीटा। तो इस बार गामा बाहरी कोण है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, नाम बोलिएगा, त्रिभुज ए आई सी में। ए आई, इसका नाम भी अगर लिखना चाहते हैं तो ए ओ सी में, पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कौन सा बाहरी कोण है बताओ? गामा। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, आर प्लस, बट मुझे आर का वैल्यू निकालना है, तो क्या करूंगा? बीटा को उधर भेज दूंगा। तो गामा माइनस बीटा बराबर आर। समीकरण नंबर आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई तथा आर का, आर ऐसे नहीं, ऐसे बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि गामा भी तो है इसमें। आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई जल्दी से। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस गामा, और आर का वैल्यू कितना है? गामा माइनस बराबर क्या है? n2 अपान क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, जगह कम है तो मैं यहाँ सामने ही लिख रहा हूँ। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, n1 अल्फा प्लस n1 गामा, बताइएगा, बराबर इसका इसमें गुणा होगा n2 गामा माइनस इसका इसमें गुणा होगा n2। अब देखो गामा वाला पद एक तरफ करेंगे तो ये आएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो हमारे पास बचेगा n1 अल्फा, ये माइनस n2 बीटा था, इधर आएगा प्लस हो जाएगा n2 बीटा बराबर क्या होगा? n2 गामा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस n1 गामा। समय का जगह कम है तो फिर से हम यहाँ पे यही लिखेंगे, सामने क्या आएगा? यहाँ पर n1 अल्फा प्लस n2 बीटा बराबर, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? गामा, तो लिखेंगे n2 माइनस n1 और गामा बार। समीकरण नंबर 2, 3, 4 हो गया। तो 1 2
3 और ये समीकरण नंबर 4। 2 स्टेप निपट गए हमने। ओके, हमने आई और आर का मान निकाल लिया, अल्फा बीटा गामा का मान निकल गया। नहीं निकला था अभी, अब निकालेंगे। हटाएं इसे, फिगर को हटा रहे हैं, मतलब फिगर नहीं जैसे हटा रहे हैं, फिगर नहीं मिटा सकते। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे भाई, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालेंगे, यही तो अगला स्टेप है। तो देखो अल्फा निकालने के लिए समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। तो ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश, लंब डाला है ना। और इसी प्रकार से ये दूसरा बनेगा बीटा और गामा के लिए ये तीसरा। तो सबसे पहले अल्फा निकालना चाह रहे हैं, तो इस समकोण त्रिभुज का नाम बोलो, समकोण त्रिभुज AOM या AMO कह लो, वही कुछ रहा AM। देखो ये लंब है और ये आधार है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आता है, tan में। tan कोण का नाम क्या है, अल्फा। फिगर यहाँ बना रहा हूँ, ये वाला H है, यहाँ पर M है, यहाँ पर O है, ये दूरी कितनी है, -u। ठीक, तो tan अल्फा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा पंचो, लंब बटे आधार यानी -u, समीकरण नंबर। बट हम जानते हैं tan अल्फा किसके बराबर होगा, लगभग अल्फा की, तो समय बचा रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। अब ये वाला लेना है तो AMI में, AM फिगर इसका भी बना लो। यहाँ पर देखो आई है, यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर यम। ये वाला कोण कितना है, बीटा। यहाँ से यहाँ की दूरी देखो दिया होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी भी, और ये वाला किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आएगा, tan में। तो tan यहाँ पे लगाएंगे, tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब का मान कितना, h बटे आधार, आधार का मान b। तो tan बीटा लगभग किसके बराबर होगा, समीकरण नंबर आया। और क्या निकालना बाकी है, गामा। तो फिर से आएंगे एक समकोण त्रिभुज, देखो ये छोटा सा बनना है, AMC में, AM फिगर यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ M है, ये वाला गामा है, ये H है। और देखो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आता है, तो tan गामा बराबर जाएगा लंब, लंब का मान H बटे आधार। और tan गामा किसके बराबर है, लगभग। यहाँ भी समीकरण बनाओगे तो है? अब ध्यान से देखना, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखने, ठीक है, रख लो। अब बस पहुंच गए, अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 4 में रखने, रख दो। तो समीकरण 4 में रखोगे, देखो वहां पे n1 ध्यान से देखना इंटू अल्फा है, अल्फा का वैल्यू बोलो, -q प्लस n2 बीटा का वैल्यू h/b बराबर कोष्टक में क्या है, n2 माइनस क्या है ना, या n2 माइनस n1 और इंटू क्या है, गामा। गामा का वैल्यू देखिए, ठीक है। लास्ट लाइन देखो ध्यान से, क्या ये कॉमन है इन दोनों में, बोलो ये कॉमन है लिया, यहाँ बचेगा। अब प्लस वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि ये वाला माइनस है, इसको बाद में इसको पहले लिखेंगे, या इंटू अपान बी, यहाँ प्लस माइनस मिलके माइनस n1 अपान u बराबर यहाँ पर n2 माइनस n1 बटे में r पूरे के गुणे में h, दोनों तरफ h और h गुण। अगर इसको सही से लिखोगे, ये पहले
n2 माइनस n1 बटे r, और ये बाद में n2 अपान v माइनस n1 अपान, ऐसा समझ में कहाँ था लिखे हो तुम लोग स्नेल के नियम तक? स्नेल का नियम लगा लो, देखो स्नेल के नियम से वो लाइन मिटा दिया था मैंने ना, स्नेल के नियम से बोले, स्नेल के नियम से